18 कोरोना संक्रमित जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती। इन अधिकारियों में वरिष्ठ प्रशासनिक, वरिष्ठ पुलिस और वरिष्ठ डॉक्टर होंगे मौजूद। बारीकी से संक्रमण की रोकथाम का होगा उपाय। प्रदेश के 57 जिलों में 1604 कोरोना संक्रमित, जिनमें 1374 सक्रिय, 206 मरीज हुए ठीक। मरने वालों की संख्या पहुंची 24। और केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, प्रदेश भर में बेरोजगारी दूर करने के लिए मनरेगा का काम शुरू कर दिया गया है। इससे दिहाड़ी मजदूरों को सीधा मिलेगा लाभ। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप की शुरुआत की। एकीकृत पोर्टल से ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजना तैयार करने और इसे लागू करने में मदद मिलेगी। ई ग्राम स्वराज यानी सिंप्लीफाइड वर्क बेस्ड अकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर पंचायती राज। ये एक प्रकार से ग्राम पंचायतों के संपूर्ण डिजिटलीकरण की तरफ एक बड़ा कदम है। ये भविष्य में ग्राम पंचायत के अलग अलग कामों का लेखा जोखा रखने वाला सिंगल प्लेटफॉर्म बनेगा। अब अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग काम करने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के खतरे से और साथ ही साथ लॉकडाउन के दौरान देश के गांवों ने उम्मीद जगाई है। उन्होंने कहा, देश के ग्रामीण क्षेत्र की परंपरा और संस्कारों ने संकट काल में विद्वानों को राह दिखाई है। पीएम मोदी ने ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक दूरी की अनुपालन करने पर खुशी जाहिर की। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में भारत के जो प्रयास हैं उनकी चर्चा हो रही है और उसमें जो गांवों का अनुशासन है उसमें काफी अहम रोल निभाया है कि देश के गांव में रहने वाले लोग। पीएम मोदी ने इसके अलावा ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद भी किया। आइए सुनते हैं उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों के अनुभव। लेकिन इस दौरान उन्होंने मतलब आप सबने अपने संस्कारों, अपनी परंपराओं की शिक्षा के अद्भुत दर्शन कराए हैं। गांवों से जो अपडेट आ रहा है, जो जानकारी आ रही है, वो बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी प्रेरणा देने वाली बातें हैं। आपने सिंपल सा मैसेज दे दिया, 2 गज दूरी का, 2 गज दूरी का, या कहें 2 गज देह की दूरी का। इस मंत्र के पालन पर गांवों ने बहुत अद्भुत काम किया है। बस्ती में लॉकडाउन का पालन ठीक से हो रहा है? मेरे गांव में पूर्णतः लॉकडाउन का पालन हो रहा है और मैंने आशा बहन, आंगनबाड़ी बहन और एनएम बहन के माध्यम से लोगों को घर घर जाके जागरूक करवा रही हूँ। केंद्र सरकार की योजनाएं जो बनाई है, पीएम गरीब कल्याण योजना वगैरह, पीएम किसान सम्मान निधि, ये सब पहुंच रही है, तो वहाँ कैसे कर रही हैं आप लोग? सर, हमारे यहाँ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो 25 लाभार्थी हैं, किसान सम्मान निधि में 155 लाभार्थी हैं और जो रजिस्ट्रेशन जिन श्रमिकों की हुई है उनके अंतर्गत 10 लोग हैं और जनधन योजना के तहत 50 लोग हैं जिनको लाभ दिया गया है। तो गांव वालों को कैसा लगता है जब पूरे पैसे मिल रहे हैं? तो गांव वाले बहुत संतुष्ट हैं सर। मेरे यहाँ क्या बोलते हैं? आपके से बोलते हैं, जब से ये सरकार आई है तब से सारे लाभ सबको पूरी तरह से अच्छी तरह से मिल पा रहे हैं। गांव में ये चर्चा हो रही है कि इस संकट की घड़ी में, कोरोना जैसी जो वैश्विक महामारी है, आप जैसे प्रधानमंत्री नहीं होते तो इस देश का क्या होता? मुझे अच्छा लगा, गांव के वालों को संतोष है, क्योंकि सरकार और जनता के बीच में जब विश्वास होता है
तो कितने ही बड़े संकटों को हम पार कर लें। तो पीएम मोदी ने ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया, उनकी बातें जानी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन जिलों में कोरोना संक्रमण स्थिति गंभीर है वहां विशेष अधिकारियों की तैनाती की है। इन वरिष्ठ अधिकारियों में एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और साथ ही एक वरिष्ठ डॉक्टर भी शामिल होंगे। आपको मालूम है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 जनपदों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ एक पुलिस अधिकारी और एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी को लगाने का, तैनात करने का आदेश दिया था। उसी कड़ी में ऐसे कल 15 थे, आज उन्होंने संवेदनशीलता देखते हुए 3 और जनपद ऐड किए हैं। 18 जनपदों में वरिष्ठ अधिकारी लगाए, उनके आदेश जारी कर दिए हैं। इस प्रकार 18 जनपदों में वरिष्ठ अधिकारी लगाए गए हैं और जिनका आज बैठक भी कई अधिकारियों की माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर सुबह हो गई है। उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक निर्देश सभी वरिष्ठ अधिकारियों को दिए हैं और उन निर्देशों के अनुरूप उन्हें कार्य करना है। जो अधिकारी यहाँ से गए हैं उनमें उन अधिकारियों को वहाँ पहले ही तमाम सारे लोग जो सीएम हेल्पलाइन से विदेशों से आए हैं उनकी समीक्षा करना, वहाँ जो जमात से जुड़े व्यक्ति जो पॉजिटिव पाए गए हैं जिनका क्वारंटाइन चल रहा है उनकी समीक्षा करना, वहाँ मेडिकल इन्फेक्शन ना हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कोई स्प्रेड ना हो, इसकी पूरी ट्रेनिंग और इसकी जनरल ओपीडी और इसकी स्क्रीनिंग करना, टेलीमेडिसिन की समीक्षा करना और टेलीमेडिसिन को आगे ले जाना, इसका पूरा कार्य देखना, ट्रेनिंग कार्यक्रम विशेष रूप से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग का कार्यक्रम देखना, ये देखना, साथ साथ इमरजेंसी सर्विसेज की समीक्षा करना, कोविड नॉन कोविड हॉस्पिटल्स का निरीक्षण करना, इसके साथ साथ क्वारंटाइन केयर सेंटर्स का भी निरीक्षण करना और खाद्यान्न वितरण का भी जो है समीक्षा करना, वॉलंटियर्स की व्यवस्था क्या है वो देखना, कम्युनिटी किचन देखना, खाद्यान्न की कमी ना हो यह चेक करना और साथ साथ लॉकडाउन की व्यवस्था पूरी दुरुस्त है कि नहीं, यह कार्रवाई जो है वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में जाकर करेंगे। ये बहुत ही मजबूत एक व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल से आदेशित किया है। इस बीच प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने आज बताया कि प्रदेश के 57 जिलों में 1604 कोरोना संक्रमित हैं, जिनमें एक्टिव मामलों की संख्या 1374 है। 206 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं और 24 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो चुकी है। संक्रमण के कुल प्रकरण आए हैं वो हैं 1604 1604। ये प्रकरण 57 जिलों से आए हैं। इनमें से 206 डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। पूर्णतः उपचारित होने के बाद 206 अपने घर वापस लौट चुके हैं। 24 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है और एक्टिव इन्फेक्शन 1374 एक्टिव इन्फेक्शन है। और इस समय जो हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं, आपने भी महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय में लगातार 3 डिजिट में नंबर्स बढ़ रहे थे, 100 से ज़्यादा नंबर्स बढ़ रहे थे, पर पिछले कुछ 2-3 दिनों से अब हम फिर से 2 डिजिट में आ गए हैं और नंबर्स हमारे घटे हैं। कल शाम से अगर हम अभी जो आज सुबह का हम कंपाइल करते हैं, 2 बार कंपाइलेशन होता है, शाम में भी आपको हम भेजते हैं। अगर हम कल शाम की फिगर से अभी की तुलना करें तो 94 केसेस बढ़े हैं। कल शाम में 1510 थे, 1604 में आपको बता रहा हूँ। तो ये 94 जो केस हैं ये कुल मिलाकर के 13 जिलों से आए हैं। हालांकि हमारे जो इन्फेक्शन है वो 46 जिलों में एक्टिव इन्फेक्शन है, लेकिन केसेस हमारे अब बहुत ही कम जिलों से रिपोर्ट हो रहे हैं। 13 जिलों से ये 94 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और उसमें भी 94 में से 80 जो हैं ये केवल 5 जिलों से रिपोर्ट हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता लव अग्रवाल ने कहा कि देश के जिन जिलों में पिछले 14 दिनों में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है उनकी संख्या बढ़कर अब 80 हो गई है, जबकि देश के 36 जिलों में पिछले 28 दिनों में कोई नया मामला दर्ज नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि औसत रिकवरी दर में भी तेजी देखी गई है और देश में रोजाना 21% यानी कि 20.75% की दर से कोरोना मरीज
ठीक हो रहे हैं। हमारा रिकवरी रेट अब अप्रॉक्सीमेटली 20.57% है। इसी तरीके से पिछले 28 जिलों में दिनों में जिन जिलों से कोई केस नहीं आया है उसकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके तहत इन जिलों की संख्या 15 हो गई है और नए जो जिले ऐड हुए हैं उसमें छत्तीसगढ़ से दुर्ग और राजनांदगांव और मध्य प्रदेश से शिवपुरी जिला है। अब तक देश में टोटल 80 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां इससे पहले केस आए थे, लेकिन पिछले 14 दिनों से वहां पर कोई केस नहीं आया है। देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 23,452 हो गई है, जिसमें 17,915 मामले सक्रिय हैं और 4,813 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर घर जा चुके हैं। अब तक 723 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना संकट के समय जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने के लिए 75 जिलों में सामुदायिक रसोई घरों और आश्रय स्थलों की जियो टैगिंग कराई गई है। उत्तर प्रदेश ऐसा काम करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कि सभी सामुदायिक रसोई घर शेल्टर होम गूगल मैप से जुड़े हुए हैं और सरकार के इस कदम के बाद लोगों को अपनी नजदीकी रसोई घर और शेल्टर होम पर पहुंचने में आसानी होगी। केंद्रीय मंत्री श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि देश में मजदूर तबके को संकट से उबारने के लिए सरकार ने मनरेगा में काम देना शुरू किया है और इसी के तहत सरकार ने मनरेगा की धनराशि में बढ़ोतरी की है, जिससे अधिक से अधिक मजदूरों को उनके गांव में ही काम मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि कमजोर वर्ग को रोजगार की कमी ना हो। कल से शुरू होने वाले मुस्लिम वर्ग के पवित्र माह रमजान को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि सभी मुस्लिम समाज के लोग देश की परिस्थितियों को समझेंगे और सरकार का सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात कर उनसे सहयोग की अपील की है। सरकार ने, जैसा हम सब जानते हैं, कि मनरेगा की धनराशि को बढ़ाने का काम किया और वास्तव में मनरेगा में अब हर किस्म के काम देने की बात हो रही है और वो शुरुआत हो गई है। और मैंने ये महसूस किया इस समय ग्रामीण क्षेत्र में कटाई का दौर भी चल रहा है, तो इसलिए मनरेगा जो भी काम लेना चाहता है उसको समस्या नहीं आ रही है, काम उसे मिल रहा है। और ये सरकार का अच्छा कदम है कि हमने एक तो मनरेगा में जो धनराशि देने का जो काम किया है वो बढ़ा दिया और जो भी मनरेगा के लिए जाएगा तो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसको काम भी दिया जाएगा और उसको पैसा भी मिलेगा। 25 तारीख से रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है और मुझे लगता है कोई इसमें असुविधा नहीं होगी और को जो कदम उठाए जाने हैं सरकार कदम उठा रही है और पूरा मुस्लिम समाज भी वास्तविकता समझ रहा है, समस्या समझ रहा है। इसलिए जितने भी समाज के बड़े लोग हैं उन सब ने अपनी अपील भी की है कि भाई नमाज कहाँ पढ़ी जाए और कहाँ रहा जाए। तो मुझे लगता नहीं कि कहीं कोई असुविधा आ रही है, एक अच्छे ढंग से ये महीना बीतेगा। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने आज अपील करते हुए कहा कि छुपे हुए जमाती बाहर निकलें और पुलिस को सूचना दें ताकि उनका पूरा इलाज हो सके। उन्होंने कहा कि कोरोना एक बीमारी है, ये जाति या धर्म के हिसाब से अटैक नहीं करती। अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए जमाती सामने आए। लॉकडाउन 2.0 में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क सबसे बड़ा हथियार है। श्रीकांत शर्मा ने 24 घंटे अपनी जाम हथेली पर लेकर देश सेवा कर रहे कोरोना योद्धाओं को सैल्यूट करते हुए कहा कि लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। लॉकडाउन 2 को हम सब मिलकर बड़ी शिद्दत से या को अनुपालन करें, क्योंकि संकट अभी टल्यो ना है, संकट अभी बरकरार है और यह संकट टालवे को सबसे बड़ो उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग को। मजबूरी में घर से बाहर निकलवे ऊपर है तो मास्क लगा के निकलो, सोशल डिस्टेंसिंग को अनुपालन करो। आप अपने परिवार की काजें बहुत कीमती हो और परिवार आप पर निर्भर करे है, तो अगर जीवन है, जिंदगी है तो सब कुछ मिल जाएगा। तो जाके ताई जीवन है बचावो बहुत ज़रूरी है और बाकी काजें घर पे रहवो ज़रूरी है।
सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन जरूरी है, घर बाहर निकलना तो या को सबको अनुपालन करो और घर पे रहो। उधर अयोध्या में कल बीते गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जनपद में लॉकडाउन को और सख्त कर दिया गया है। एसएसपी आशीष तिवारी ने शहर में निकलकर लॉकडाउन का जायजा लिया और ड्यूटी पर लगे अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी। शहर में बाइक पर 2 सवार व 4 पहिया वाहन पर 2 ऐसे अधिक सवारी देखकर एसएसपी आशीष तिवारी ने वाहन चालकों को कड़ी फटकार लगाई और हिदायत दी कि आगे ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर के नवीन मंडी में भी शिकायत मिल रही थी कि सब्जी खरीदने व बेचने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसको लेकर एसएसपी नवीन मंडी पहुंचे और सब्जी के थोक विक्रेताओं को हिदायत दी कि वे लॉकडाउन का पालन करते हुए ही सब्जी के बेचने का काम करें। यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया तो थोक सब्जी विक्रेताओं का लाइसेंस निरस्त करवा दिया जाएगा। देखिए, जो जनपद में लॉकडाउन है उसका 100% पालन कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी के क्रम में जो है हमारे बॉर्डर्स उनको सील कर दिया गया है और जनपद के अंदर में भी जगह जगह नाकों पे हमारी पुलिस फोर्स और प्रशासन के अधिकारी खड़े हुए हैं, जो जनता में ये देख रहे हैं कि जो हमारी सेंटर गाइडलाइन आई है कि एक मोटरसाइकिल पे 2 सवार या एक कार के अंदर में 2 सवार या मालवाहकों के अंदर में 2 ड्राइवर, एक क्लीनर, इस तरह की सारी चीज़ें भी चेक हम लोग कर रहे हैं। बाकी इसमें जिनके पास में डीएम साहब का पास है, इंटर स्टेट पास है या मालवाहक है, उनको किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा रहा। बट बाकी जो भी लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, टोका टाकी की जा रही है कि वो किस कारण से निकल रहे हैं घर से बाहर, और यदि उनका कारण वैलिड है तो उनको छोड़ भी दिया जा रहा है। बट यदि वो उसमें किसी गलत काम करते हैं तो उसमें विधिक कार्रवाई भी की जाती है। वाराणसी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए श्याम चौरसिया ने स्मार्ट सोशल डिस्टेंस अलार्म बनाया है। ये डिवाइस भीड़ को इकट्ठा होने से रोकती है। इस उपकरण को कहीं भी तैनात किया जा सकता है, जैसे कॉलोनी, गली, चौराहे, शॉपिंग मॉल या किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर। दुकानों के आसपास ये स्मार्ट सोशल डिस्टेंस अलार्म भीड़ इकट्ठा होने पर पहले भीड़ को अलर्ट करता है ताकि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें। इसके साथ ही आदेश का पालन न करने पर यह डिवाइस ऑटोमेटिक नजदीकी थाने को लोकेशन के साथ कॉल कर उस इलाके की सूचना दे देती है, जिससे सोशल डिस्टेंस का पालन न करने वाले लोगों को पुलिस सबक सिखा सके। मैंने स्पेशली अपने देश के पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश में कोरोना वायरस काफ़ी जोरों में फैल रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए हम सोशल डिस्टेंसिंग को काफ़ी फॉलो भी कर रहे हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो फॉलो नहीं करते हैं, ये डिवाइस उनके लिए है। इस डिवाइस को जहाँ भी लगा दिया जाएगा, आसपास में अगर 2 से ज़्यादा भी लोग इकट्ठा होते हैं 1 मीटर के अंडर में, तो ये लोकल पुलिस को कॉल कर देता है। आप इसका डेमो देख सकते हैं। जैसे कोई इसके क्लोज में आता है, आप आ जाइए। जैसे कि कोई इसके रेंज में 1 से ज़्यादा लोग आते हैं, ये अलर्ट करता है पहले। सेकेंड टाइम में जो नज़दीकी पुलिस या पुलिस चौकी है, जो नंबर सेट होगा इसमें, उनको कॉल चला जाएगा विथ लोकेशन कि उस एरिया में पब्लिक इकट्ठी हुई है। तो आप देख सकते हैं कैसे कॉल आ जाता है। तो थाने पे जो भी एसएचओ है, पुलिस डिपार्टमेंट के जो जवान हैं, जो ऑफिसर हैं, उनको पता हो जाएगा कि इस सिस्टम के अंडर में भीड़ लगा हुआ है, तो वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बुलेटिन में अभी और भी बहुत कुछ है, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अरे क्या हुआ चाचा, आज काम करते हुए गाना नहीं गुनगुना रहे हैं आप? क्या गाएं, क्या गुनगुनाएं भैया। क्यों, क्या हुआ? बैठिए। छोटे भाई को टीबी हो गई है। हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में टीबी का जांच और उसके इलाज दोनों ही मुफ्त में उपलब्ध है। पर चिंता तो अन्य खर्चों की है। RNTCP नोटिफाइड जितने भी टीबी मरीज हैं ना, सरकार उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। इलाज की समाप्ति तक सरकार हर टीबी मरीज के बैंक अकाउंट में हर महीने 500 रुपए दिया करेगी। इससे सही पोषण और अन्य खर्च दोनों में सहायता मिलेगी। ये तो टीबी के मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत है। बस ऐसे ही गाना गुनगुनाते रहिए चाचा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर घनश्याम सिंह ने बताया है कि 18 अप्रैल को 3 व्यक्ति मुंबई से सिद्धार्थनगर होते हुए बलरामपुर पचपेवड़ा के ग्राम इमलिया खादर पहुंचे थे, जिन्हें प्रशासन द्वारा पहले प्राथमिक विद्यालय में क्वारंटाइन कराया गया। बाद में फजले रहमानिया विद्यालय में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में स्थानांतरित कर दिया गया। तीनों लोगों का सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजा गया था, जिसमें से एक व्यक्ति का पॉजिटिव तथा 2 की नेगेटिव रिपोर्ट आई है।
फजले रहमानिया इंटर कॉलेज है, उसमें क्वारंटीन में रखा गया था। ये लोग बॉम्बे से आए थे। ये वाया बढ़नी, इटवा और बिस्कोहर होते हुए यहाँ पहुँचे थे। 3 लोग एक साथ थे। तो इन लोगों का 18 को पहुँचे थे, 19 को इनका सैंपल लिया गया, भेजा गया। आज सुबह पता चला कि पप्पू यादव का टेस्ट पॉजिटिव है। अब बाकी कॉन्टैक्ट्स लिए जा रहे हैं। एक कॉन्टैक्ट उसके साथ जो आया था उसका तो निगेटिव आया है, लेकिन चूँकि साथ ही रह रहे थे तो उसको फिर हम रिपीट करेंगे। हो सकता है आपस में एक संक्रमण एक दूसरे से मिल गया। में जितने लोग हैं और जितने कॉन्टैक्ट्स हैं सबको टेस्ट किया जा रहा है। स्कूल वालों का सबको हम सैंपल करा लेंगे और बाकी जो कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे उसको संबंधित जिलों को सूचित। हम लोगों ने 19 तारीख को एक सैम्पलिंग कराया था। जितने बाहर से लोग आ रहे हैं सभी को 100% हम लोग सेंटर पर शिफ्ट कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग रैंडम सैम्पलिंग हर क्वारंटाइन सेंटर्स में करा रहे हैं। उसमें 19 तारीख को मुंबई से 3 लोग आए थे। उसके अतिरिक्त 3 लोग और टोटल 6 सैंपल हम लोगों ने पहले रामानिया इंटर कॉलेज क्वारंटाइन सेंटर कराया था, जिसका आज सुबह रिपोर्ट आया। उसमें एक व्यक्ति पॉजिटिव है। जनपद बागपत में कोरोना वायरस से पीड़ित 13 जमाती समेत 14 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जो अपना उपचार करा रहे हैं। इसके अलावा 249 जमातियों को क्वारंटाइन में रखा गया है। ये जमाती बड़ौत शहर के अलावा बालैनी गांव के एक स्कूल में रखे गए हैं। आज जिलाधिकारी शकुंतला गौतम और पुलिस अधीक्षक प्रताप गोपेंद्र ने क्वारंटाइन सेंटर्स का निरीक्षण किया और जमातियों से उनकी परेशानी व सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की। जमातियों ने जिलाधिकारी से कहा कि क्वारंटाइन हुए 14 दिन का समय हो गया है, अब उन्हें छोड़ा जाए, लेकिन जिलाधिकारी ने सरकार की ओर से निर्देश मिलने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की बात कही है। उधर यूपी हरियाणा, यूपी दिल्ली बॉर्डर भी सील कर दिया गया है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने दोनों बॉर्डर का निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि लगभग 249 जमातियों को क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा गया है। उनसे बातचीत कर उनकी परेशानी और मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जाना गया। ये भी बताया कि बॉर्डर पर बाहर से आने वाले लोगों के बागपत घुसने पर भी रोक लगा दी गई है। जो क्वारंटाइन किए गए हैं उन लोगों से बात कर रहे हैं कि उनको कोई किसी तरह की दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तो आपने स्वयं देखा है कि ये सभी बात करके जो क्वारंटाइन है वो कह रहे हैं हम संतुष्ट हैं व्यवस्थाओं से। कोई इस तरह की परेशानी नहीं, किसी तरह की परेशानी नहीं है। बाकी बॉर्डर पे जो है वो सख्ती की जा रही है। बॉर्डर पे लॉकडाउन का आदेश जो है हमारी जितनी 11 चौकियाँ बैरियर्स हैं उन पे पूरी तरह से सख्ती से पालन कराया जा रहा है। मथुरा जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने रमजान मौके पर पुलिस धर्मगुरुओं के साथ बैठक में कहा कि नोवेल कोरोना महामारी के दृष्टिगत शासन के निर्देशानुसार 3 मई तक लॉकडाउन का पालन किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाकर घरों में ही नमाज अदा करें। यहाँ सभी समाज एकता की मिसाल हैं और देश की एकता और अखंडता पर कायम हैं। उन्होंने मुस्लिम जनों से अपील की कि वो सहरी व इफ्तार के समय लाउड स्पीकर से सूचना देने की अनुमति है उन्हें, मगर ऐसा कोई ऐलान न किया जाए जिससे लोग एकत्रित हों। उन्होंने लॉकडाउन जारी रहने पर सभी से सहयोग की अपील भी की है। आपसे कुछ गुजारिश करना चाहता हूं कि आज मथुरा शहर के प्रशासन से हमारी मीटिंग हुई है और उसमें ये तय हो गया है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ा मुबारक महीना है, बड़ा पाक महीना है। इसमें हमें लॉकडाउन का पालन करना है। जो 3 मई तक माननीय प्रधानमंत्री साहब ने जो ऐलान किया है लॉकडाउन का, उस पर हमें अमल करना है। तो हमें माह रमज़ानुल मुबारक में अपने घरों में रहकर ही इबादत करना है। मस्जिद में ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें भी उसमें। वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर बाराबंकी जिले के प्रमुख मुस्लिम धर्म गुरुओं ने एक संयुक्त बयान जारी करके मुसलमानों से कल से शुरू हो रहे माह रमजान महीने में अपील की है कि वे तरावीह व अन्य नमाजों के लिए पास पड़ोस के लोगों को बिल्कुल भी इकट्ठा ना करें। इबादत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। उन्होंने ये भी अपील की कि सहरी व इफ्तारों में घरों में ही रहकर करें और इफ्तार पार्टी और दावतों से पूरी तरह से बचें। हर मुसलमान अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करता है और यकीनन करना चाहिए। ज़रूर कीजिएगा, इस साल भी इंशाअल्लाह जितना हो सके इबादत कीजिए, अल्लाह की बंदगी कीजिए, लेकिन
मेरी आप सबसे दरदस्ता गुजारिश ये है कि जो हालात पूरी दुनिया में और बिलखुसूस हमारे मुल्क में चल रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से, हालांकि हमारा मुल्क बेहमदिल्ला बचा हुआ है और जगह के मुकाबले पर, लेकिन फिर भी यहाँ भी ये बीमारी फैली हुई है। लिहाजा हम सबको इस बात का ख्याल रखना है कि इबादतें तो करें लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मस्जिदों में ना आएँ, अपने अपने घरों में रहें, इसलिए कि हमारे लिए तो सबसे बड़ा हमारे दीन का हुक्म है, खुदा और रसूल और इमाम के बाद खुद हमारे जो महाराजे कराम हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में कल से शुरू हो रहे रमजान माह के दौरान जनपद में रोजा रखने वाले लोगों की सुविधा के लिए प्रशासनिक स्तर पर की गई तैयारियों के बारे में जिले के प्रमुख उलेमाओं के साथ बैठक संपन्न हुई। जिला अधिकारी ने रमजान माह के दौरान प्रत्येक रोजेदार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक स्तर से किए गए प्रबंध के बारे में उलेमाओं को विस्तार पूर्वक जानकारी दी तथा कहा कि जनपद में प्रत्येक वस्तु की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाएगी, परंतु रोजेदार भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो अपने घरों में रहकर ही रोजा इफ्तार, तरावी सहित अन्य कार्यक्रम करें। रमज़ान के दौरान लोगों से अपील की गई है कि वो अपने घरों से बाहर इस दौरान भी नहीं निकलेंगे। कोई भी पूजा इबादत जो भी करनी है वो घर के अंदर करेंगे और इसके लिए प्रशासन ने भी विशेष तैयारी की हुई है। रमज़ान के दौरान प्रयोग में आने वाली सारी खाद्य वस्तुओं की सूची और उसके अनुसार उनके बनाने वाले और उसका वितरण करने वाले सारे लोग चिन्हित किए जा चुके हैं। सारे लोगों को हम पास जारी कर रहे हैं और उनको मोहल्ला असाइन कर रहे हैं जो हर एक मोहल्ले में जाएंगे। ये व्यवस्था गांव के लिए भी की गई है और कई सारी चीज़ें जो कि ठेले पर बेची जा सकती हैं उनके लिए ठेले पर एक हाइजीनिक वे में लोगों के घरों तक पहुंचाने का प्रबंध किया गया है। लॉकडाउन की मुद्दत 3 मई तक कर दी गई है और इसमें रमज़ान मुबारक का महीना भी आएगा। लिहाजा हमारी अपील ये है लोगों से कि जैसे अब तक एहतियात बरतते चले आ रहे थे इसी तरीके से एहतियात बरतते रहें। नमाजें, रोज़ा, ज़कात, कुरान की तिलावत, ये सारी की सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा करें। 5 वक्ता नमाजें और नमाज तरावी अपने घरों के अंदर पढ़ें। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान।